नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही हुई। पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपने भाई। आज डीएसओ, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे सर डीएसओ के ऊपर भी वीडियो बना दो। डीएसओ होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, कैसे एग्जाम होते हैं, क्या कार्य होते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सब कुछ बता दो सर डीएसओ के बारे में। चलिए डीएसओ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डीएसओ को सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो डीएसओ होता है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। जब भी ऑफिसर लग जाता है नाम के आगे, यानी कि वो जॉब है वो एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब है। उनमें जो भी कार्य होता है वो लेखा जोखा और सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। जो ऑफिसर लग जाता है नाम के पीछे, इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। नाम से ही पता लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट में वो स्पोर्ट्स का ऑफिसर है, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो राजा है स्पोर्ट्स का। जितने भी गेम्स होंगे, वॉलीबॉल, फुटबॉल, आपका हैंडबॉल, जूडो, कराटे, टाइक्वांडो, XYZ, जितने भी गेम होते हैं उनमें एक एक कोच होता है, दो दो कोच होते हैं किसी किसी में डिस्ट्रिक्ट में। तो वो सभी कोच रिपोर्ट करते हैं डीएसओ को। अल्टीमेटली जितने कोचेस होते हैं सबके ऊपर एक डीएसओ जरूर होता है। ये डिस्ट्रिक्ट में राजा होता है, यूं कह लीजिए खेलों में। अब मुख्य तौर पर इसे करवाते कौन है, किस तरीके से एग्जाम होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में से कोई राजस्थान से होगा, कोई मध्य प्रदेश से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई असम से होगा, कोई हरियाणा से होगा और कोई अलग किसी किसी स्टेट से होंगे अलग अलग। तो सभी के लिए मेरे को ये वीडियो बनानी है, सभी के लिए यूजफुल होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से चीज़ों को, आपको आधी अधूरी चीज़ें पता है, आधी जानकारी पता है, उसके बलबूते पे एक कंक्लूजन पर मत निकलिए कभी भी। तो इस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी और ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, मुझसे मिलना है, पर्सनली जुड़ना है, तो डायरेक्टली आप जो कमेंट में नीचे देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसी के साथ साथ में आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को फटाफट से। जो आपकी गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है। यानी कि अब कई कई स्टेट में आप इसको क्या बोलते हैं, कई कई स्टेट में आप इसको डायरेक्टली, जैसे मध्य प्रदेश में आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर ऑफिसर इसे बोलते हैं, आसाम में इसे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बोलते हैं, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बोलते हैं, यूपी में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बोलते हैं। अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बोल लो या डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर ऑफिसर बोल लो, एक ही बात है, दोनों एक ही मतलब है। सभी की गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो मेनली स्टेट गवर्नमेंट की होती है, सेंटर की जॉब नहीं होती है। डीएसओ क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ रहेगा, स्टेट का रहेगा, तो ये आपकी स्टेट की जॉब रहती है। एज लिमिट इसमें कम से कम आप 21 साल होनी चाहिए। आसाम हो या एमपी हो या मुख्य तौर पर सभी जगह 21 साल कम से कम होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम कितनी हो सकती है आपकी? 40 साल। ये भी आपकी वेरी कर सकती है। SC ST OBC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन जो भी सेंटर गवर्नमेंट के हैं नॉर्म्स के हिसाब से वो आपको मिलेंगे। उसके बाद में आपके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सभी के अलग अलग, आपके देखिए सभी के अपने अपने ना गवर्नमेंट के पोर्टल्स होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो सबके पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा आसाम में भी। तो APSC यानी कि आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपकी ग्रेजुएशन बाकी सारी चीजें चाहिए। MP के अकॉर्डिंग देखें, मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग, तो ग्रेजुएशन MPED या MPE होनी चाहिए आपके पास में। साथ ही साथ सीनियर नेशनल और नेशनल गेम्स ये तो मोस्टली मांगते ही हैं। एक आध ऊपर नीचे हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन आपकी मोस्टली ये सारी चीजें सभी स्टेट में लगभग मांगते हैं। अब आप डायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट मत हो जाना, सर ने तो ये बता दिया तो ये हमारे में तो आया ही नहीं नोटिफिकेशन में। यार मान लो कल को झारखंड आपका नोटिफिकेशन निकालता है, छत्तीसगढ़ नोटिफिकेशन निकालता है और वो डायरेक्टली बोलता है कि हमें MPED की जरूरत नहीं है, हमें सीधा ग्रेजुएशन चाहिए, तो वो बात एक अलग ही हो जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली क्या आपकी मोस्टली क्या चाहिए होती है? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPED या MPE हो सकती है, और सीनियर नेशनल या फिर नेशनल गेम्स आपके पास में पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए। ये आपकी एक मिनिमम
कह सकते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, सैलरी के ऊपर बात कर लेते हैं। सैलरी वेरी करती है, हर किसी स्टेट की सैलरी अलग होती है। आपको पता है हरियाणा की सैलरी ज़्यादा होती है चंडीगढ़ की, और आपको थोड़ी सी देखने को मिलेगी, और उसी के साथ साथ में आपको देखने को मिलेगी एमपी में थोड़ी सी कम सैलरी देगी, राजस्थान में और कम सैलरी देखने को मिलेगी, दिल्ली में सैलरी ठीक ठाक देखने को मिलती है, सबकी अलग अलग होती है। तो सैलरी वेरी करती है आपकी लगभग यूँ लगा लीजिए 65,000 से लेके 80,000 तक सैलरी आपकी वेरी कर सकती है, और डिपेंड करता है कि आपके कौन से स्टेट में है और क्या आपका पे स्केल लग रखा है। ठीक है, इस पे भी विवाद नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है, आपको मोटा मोटी चीजें समझनी है। उसके बाद में आपका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, तो सबसे पहला कार्य तो क्या होता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट में यानी कि आपके जिले में आपको खेलों को बढ़ावा और उनका रखरखाव, साथ ही साथ में कोचिज को देखना, सारी एडमिनिस्ट्रेशन पावर आपके हाथ में होती है खेलों से रिलेटेड। कौन सा इक्विपमेंट कहां से आएगा, कितने का बजट बनेगा, कितने इक्विपमेंट आएंगे, मैट कितने आएंगे, जूडो के मैट कितने आएंगे, रेसलिंग के मैट कितने आएंगे, क्या इक्विपमेंट आएगा, किसमें कितना जिम जाएगा, तो सभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर होता है सब किसके हाथ में होता है भैया, तो वो आपके डीएसओ के हाथ में होता है। डीएसओ ही आपका भेजेगा, वो ही अप्रूव करेगा कि मान लो जूडो वालों को एक जिम चाहिए, एक जिम आपको जिम्नास्टिक वालों को चाहिए, एक जिम वॉलीबॉल वालों को चाहिए, तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग जिम सेटअप भी, और जिम सेटअप भी पता है आपको 5 से 10 लाख का एक जिम सेटअप आता है। तो अलग अलग पूरा पावर उनके हाथ में होती है। इक्विपमेंट क्या चाहिए, एस्ट्रोटर्फ यहाँ पे हॉकी का लगना है कि नहीं लगना, यहाँ पर क्या होगा, किस कोच की पोस्टिंग कहाँ पर हो रखी है उनका देखना, और उनकी अटेंडेंस देखना, सारे कोचेस सभी के रिजल्ट देखना कि भैया किसके आ रहे हैं रिजल्ट, किसके नहीं आ रहे हैं, बच्चों की स्कॉलरशिप देखना, उन सभी का अल्टीमेटली कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज डीएसओ, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करता है एक तरीके से डीएसओ। और डीएसओ का जॉब प्रोफाइल यही रहता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी खेलों से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं A to Z का एडमिनिस्ट्रेशन करना इनके हाथ में होता है। ये आपके कोच की ड्यूटी लगाएंगे, किस की कहाँ लगानी है वो एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो सभी जो कोचेज होते हैं जहाँ डीएसओ बैठते हैं वहां पे जाके रजिस्टर में जाके उनके मोस्टली जितने डीएसओ बैठते हैं तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम में बैठते हैं भैया, डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम में ही जाके, और सभी लोग वहां पे बैठते हैं। ऐसा नहीं है, कोई किसी के अंडर में नहीं है एक तरीके से, लेकिन इनके ऊपर सुपरवाइजर एक तरीके से डीएसओ ही है। उसके बाद में आपकी बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम किस तरीके से होते हैं। तो इसके ऊपर भी आप विवाद करेंगे अब कि सर आपने बताया कि इंटरव्यू होता है, हमारे में तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं। मैंने कहा कि आपका आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन अलग है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अलग है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन अलग है, तो सभी अलग है, सभी के एग्जाम पैटर्न भी अलग अलग है। तो एक वीडियो में सभी के एग्जाम पैटर्न समझाना भी एक लंबी बात है, और आपको सभी एग्जाम समझने की जरूरत नहीं है, आपको वही समझने जो आपको चाहिए। तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर लेंगे, तो आपको जहां का भी करना है उसका एग्जाम पैटर्न सर्च कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कहीं पे आपका प्री एग्जाम होता है, उसके बाद में मेंस भी होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। कहीं पे आपका डायरेक्ट एग्जाम हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और आपका सिलेक्शन हो गया, और कहीं पे डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, कोई एग्जाम नहीं होता, फिर सिलेक्शन हो जाता है। तो आपके वेरी करते हैं एग्जाम किस तरीके से, दोनों के दोनों, कि आपका स्टेट जो है वो कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसके बाद में आपके हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा में मोस्टली ऐसी जॉब निकलती नहीं है। हरियाणा में आपके जितने भी सीनियर कोचेज होते हैं, आपके सीनियर कोचेज, तो वो सीनियर कोचेज एट द एंड जब लास्ट के उनके 2 साल रह गए रिटायरमेंट के, तो वो 2 साल या 1 साल रह गया है तो उन्हें डीएसओ बना दिया जाता है, डीएसओ की उपाधि उस समय दे दी जाती है। तो हरियाणा में कुछ ऐसा सीन देखने को मिलता है। तो सभी स्टेट्स के अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, अलग अलग आपकी चीजें फॉलो होती हैं। तो इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि डीएसओ अगर बनना है तो आपके पास में जो क्वालिफिकेशंस चाहिए अपने स्टेट के हिसाब से वो पूरी होनी चाहिए। आपको एग्जाम पैटर्न अपने स्टेट का देखना है, प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न उठा के देखना है कि कैसे करवाया था, वो सारी चीजें।
और एक तरीके से आपको खेलों के प्रति रुचि होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और खेलों को आगे बढ़ाने का जुनून आपके मन, दिल, दिमाग सब जगह होना चाहिए। तब जाके आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी होगा वहां पे, तो वो देख के ही तुरंत बता देंगे कि ही और सी इज कैपेबल और नॉट कैपेबल फॉर बीइंग डीएसओ। तो ये बात रही हमारी आपको डीएसओ बनाने तक का सफर। यहां से यहां शुरू होता है भैया, सारी चीजें मैंने बताई। फ्यूचर में आप डीएसओ बनो और कमेंट करके बताना कि सर मैं डीएसओ बन गया या बन गई, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जीवन में आप आगे बढ़ो, तरक्की करो, यही हमारी आशा उम्मीद रहती है। मैं आपका भाई मोनू मधुकर फिर से मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, और कमेंट लिख देना क्या आपको अच्छी लगी और क्या नहीं लगी। बाय बाय, टेक केयर।